मैं आपको लिए चल रही हूँ ईरान के सफर पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वीजा की, पहनावे की, खान पान की और ईरान में क्या देखने लायक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आपको ईरान क्यों ले जा रही हूँ। धरती के सीने पर अब तक जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं उसमें फारसी साम्राज्य, जो ईसा से करीब 600 साल पहले हुआ था, बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसका इलाका काफी दूर दूर तक तुर्की, आर्मेनियाई और सेंट्रल एशियन देशों में, पश्चिमी एशिया में काफी दूर दूर तक फैला था। इस सभ्यता का पालना रहा था ईरान। शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहली बात होती है वीजा की। ईरान के लिए जो वीजा लेना है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ई वीजा मिलता है। और जो लोग थोड़ा रिस्क पसंद है वो ईरान के लिए वीजा ऑन अराइवल के लिए भी आवेदन करते हैं। सबसे मजेदार बात बताती हूँ कि जब ईरान वीजा देता है तो आपके पासपोर्ट स्टैंप नहीं करता, आपको पेपर वीजा देता है। इसी तरह से जब आप ईरान पहुंचते हैं, तेहरान उतरते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, उनका इमाम खोमेनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां उतरते हैं और इमिग्रेशन गेट पार करना चाहते हैं, आप अपना पासपोर्ट देते हैं इस उम्मीद में कि अब ये चेक होकर आपको वापस मिलेगा स्टैंप के साथ। लेकिन वहां पर स्टैंपिंग नहीं होती। तो मैं भी जब वहां उतरी और इमिग्रेशन डेस्क पर अधिकारी को मैंने अपना जांच के लिए पासपोर्ट दिया, उन्होंने मुझे लौटा दिया। मेरी आदतन मैंने उसको जांचा तो देखा कि स्टैंप नदारत थी। मैं वापस उनके पास गई, मैंने कहा मैम एक्सक्यूज मी, यू हैवंट स्टैम्प्ड माय वीजा। शी सेड नॉट रिक्वायर्ड। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाद में मालूम पड़ा कि ईरान का ये कदम हम ट्रैवलर्स के लिए कितना कितना फायदेमंद साबित होता है। मैं जब भी सफ़र पर निकलती हूँ तो उस सफ़र को एक चैलेंज की तरह लेती हूँ। मेरे लिए सफ़र एक ब्लाइंड ट्रैवल की तरह नहीं होता। तो ईरान के सफ़र को भी मैंने एक बिल्कुल प्रयोग की तरह लिया और मैंने ये तय किया कि देखती हूँ ईरान जाने के बाद क्या अमेरिका मुझे अपने यहाँ आने देगा। और इस चैलेंज को लेकर मैं ईरान के सफ़र पर निकली थी। उसका नतीजा क्या रहा? क्या अमेरिका ने मुझे अपने यहाँ आने की इजाज़त दी? क्या मैं अमेरिका का सफ़र कर पाई? इसकी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। दिल्ली से आप ईरान के तेहरान स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीधी उड़ान के साथ जा सकते हैं। ये करीब 4.5 घंटे की फ्लाइट होती है और ईरान एयर, महान एयर या कुछ अन्य एयरलाइंस भी ऐसी हैं जो आपको तेहरान हवाई अड्डे तक लेकर जाती हैं। आप ये टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं, खुद से अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं। आप सोचेंगे ये मामूली सी बात मुझे क्यों बताई जा रही है? दरअसल ये इसलिए बताई जा रही है कि ईरान के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का नाता आपका यहाँ आने के बाद खत्म हो जाता है। आपने वीज़ा ले लिया, आपने ऑनलाइन टिकट खरीद दिया, बस अब आप भूल जाइए अपने क्रेडिट कार्ड्स को, अपने डेबिट कार्ड्स को। ईरान की धरती पर कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी करेंसी यहाँ से लेकर जानी होती है। और करेंसी भी आप इतनी सारी, ये बाबा वो करेंसी नहीं लगती, कई बार लगता है कि आप रद्दी तो नहीं लेकर जा रहे हैं। इतनी ढेर सारी करेंसी होती है क्योंकि $1 लगभग 42,000 रियाल का होता है। ईरानी रियाल करेंसी है और तोमान उसकी करेंसी है जिसमें वो लोग ज़्यादातर कारोबार करते हैं। तो आप अपने साथ कैश लेकर यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप डॉलर लेकर चले जाइए और ईरान पहुँचने पर आपको फॉरेन एक्सचेंज आराम से हो जाती है और आप वहाँ पर जाके अपना ईरानी रियाल खरीद लीजिए। पहनावा ईरान में क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। एक छोटी सी भूमिका उसकी दे देती हूँ। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। उसके बाद से वहाँ मुस्लिम लॉ यानी शरिया लागू हो गया था। उसके मुताबिक महिलाओं के ओढ़ने पहनने और बाकी लोगों पर भी बहुत से तमाम बंदिशें हैं, कुछ नियम कायदे हैं। तो एक पहनावा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस पहनावे के तहत सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब औरतें पब्लिक में जाएँ तो उनका सिर हमेशा से ढका हुआ होना चाहिए। बाल वो नहीं चाहते कि आपके दिखें। बाकी इससे ज़्यादा कोई बहुत सख्ती मुझे नहीं दिखी। जैसे मुझे लग रहा था कि शायद मुझे कोई बुर्का सिलवाना पड़े, शायद मुझे अपने आप को पूरा ढकना पड़े, ऐसी कोई बहुत सख्ती नहीं थी। मैं शॉर्ट कुर्ते लेकर चली गई थी, कैपरी लेकर चली गई थी और टाइट जीन्स भी मैंने पहनी थी। वो सब चीज़ें चलती हैं। टाइट्स आप पहन सकते हैं अगर आप औरत हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी कि भाई ये हिजाब हम अपनी बाकी की ड्रेस के साथ कैसे मैच करेंगे।
तो मैंने इसके लिए क्या किया कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे हिजाब ट्यूटोरियल्स हैं, वो देखे। ईरान एक इस्लामिक देश है, तो इस नाते जब आप वहाँ जाते हैं आपके मन में तमाम सवालात होते हैं खान पान को लेकर। अगर आप मेरे जैसे हैं, वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं, तब तो आपके मन में बाय गॉड सैकड़ों सवाल हो सकते हैं। क्या मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? क्या मुझे भरपेट खाना मिलेगा? क्या मुझे कोई चॉइस मिलेगी खाने की? इन तमाम सवालों को लेकर जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। मुझे वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सिर्फ मीट मिल रहा है, जहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ बकरे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आपको मुर्गे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बाज़ारों में जब आप देखते हैं तो इनफैक्ट मीट से भी ज़्यादा आपको फल दिखाई देते हैं, सब्जियां दिखाई देती हैं। इतनी रंगीन फल और सब्जियां इफरात में हैं। कहते हैं करीब 350 किस्में तो उस देश में अंगूर की उगती हैं। अब ये अलग बात है कि इस्लामिक क्रांति के बाद से वहाँ शराब के उत्पादन पर बिल्कुल बैन है, तो वो जो अंगूर की किस्में हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वहाँ के जो युवा हैं, जो बाहर काफ़ी एक्सपोजर जिनका हो चुका है, प्रभावित हैं, और वो कभी कभी चाहते हैं कि हमको कुछ बियर मिले, कुछ इस तरह का मिले, तो वो तो मिलता नहीं है। उस देश में लाने की भी बिल्कुल मनाही है, उस देश में उत्पादन पर भी पूरा बैन है। तो युवा लोग वहाँ पर नॉन अल्कोहलिक मॉल्ट बेस्ड बियर पीते हैं, और मैंने भी हर दिन ट्राई की थी। वो बहुत स्वादिष्ट होती है। कुछ कुछ ऐसे होती है जैसे फ्रूट बियर होता है। तो मैं सोच में पड़ गई कि जिस देश में बियर बैन है, शराब बैन है, ना आप अपने देश से लेकर जा सकते हैं, ना आपको वहाँ पर मिलेगी। वैसे कालाबाजारी होती है अंडरग्राउंड मार्केट में, हर जगह मिलता है, तो वहाँ भी होता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली जब आप विदेशी पर्यटक होते हैं तो ऐसे कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। मैं आपको भी कोई सलाह नहीं दूंगी कि ऐसा कोई काम करें और उस देश में फंस जाएं जिस देश में वैसे ही कानून बहुत सख्त हैं। तो उसके अलावा वहाँ पर एक और ड्रिंक जो वेलकम ड्रिंक की तरह है वो है दूग, DOOGH, दूग। ये मिंट फ्लेवर्ड योगर्ट ड्रिंक होता है। कुछ कुछ ऐसा समझिए जैसे हमारा बटर मिल्क होता है, छाछ, नमकीन होता है और उसमें पुदीने का फ्लेवर मिला हुआ होता है। बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे आप कहीं पहुँचेंगे आपको सर्व होता है वो। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो उनका असल में राष्ट्रीय पेय है, नेशनल बेवरेज है, वो है उनकी ब्लैक टी। ब्लैक टी वो लोग पीते हैं बिना दूध की, कोई दूध उसमें कभी भी नहीं मिलाते हैं, और चीनी आपको अलग से मिलती है। बड़ा दिलचस्प अंदाज है। इनफैक्ट जब मैं अपना वीज़ा लेने के लिए दिल्ली के ईरान एम्बेसी गई थी, वहाँ भी मैंने उनका चाय पीने का जो तौर तरीका था वो देखकर थोड़ी हैरानी जताई थी। क्या करते हैं कि ब्लैक टी आपको मिलेगी, अच्छे से फ्लेवर होते हैं, हर्ब्स होती हैं, काफ़ी स्वादिष्ट बनाते हैं वो लोग, क्योंकि ईरानी चाय पत्तियाँ मुझे लगता है कुछ खास होती हैं। और उसके साथ वो दूध तो खैर डालते ही नहीं हैं, शुगर की क्यूब्स देते हैं आपको। और वो ईरानी लोग कैसे करते हैं, उस क्यूब को लेते हैं, अपने मुंह में रख लेते हैं दाढ़ के नीचे जैसे, और बस ऊपर से घूंट लगाते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं, और वो शायद उसकी मिठास रिश्ती रहती है। मैंने भी कोशिश की थी 1-2 बार इस तरह से पीने की। और एक तरीका और है ब्लैक टी पीने का। शुगर क्यूब्स की बजाय वो आपको देते हैं मिश्री की डलियाँ, और कई बार मिश्री एक छोटी सी स्टिक होती है, उस स्टिक पर चिपकी हुई होती है, और वो आपको देते हैं। आप उसको चूसते जाइए, जैसे बचपन में हम लोग लॉलीपॉप चूसते थे ना, ऐसे में वहाँ पे मिश्री स्टिक चूसती रहती थी। कुछ इस तरह से देखिए वो लोग चाय सर्व करते हैं अपनी। तो ये तो रही बात खान पान की। वेजिटेरियन है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खूब सारी ढेर सारी फल, सब्जियाँ और रोटियाँ, माय गॉड, रोटियाँ और नान की तो उनकी जो वैरायटी है, देखते ही आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। मैं तो उनकी रोटियों को डिज़ाइनर रोटियां कहती थी। किसी में भी ऐसा नहीं होता था कि सीधी रोटियां हैं, किसी में कोई पैटर्न बना है, किसी में कोई पैटर्न बना है। कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, और कुछ तो शायद वो लोग मशीन से बनाते हैं, बट मेरे लिए वो डिज़ाइनर रोटियां थी।
तो आप जब जाएं तो वो डिज़ाइनर रोटियां ज़रूर खाएं। और जैसे हमारे यहाँ ब्रेड मिलती है ना, ऐसे उनके यहाँ वो रोटियां किराने की दुकान पर बाहर लटकी रहती हैं। तो लोग जाते हैं अपनी सुबह सुबह वो लेकर आ जाते हैं। जिन लोगों को अपना मीट के साथ खाना है वो मीट के साथ खाते हैं, या हमारे जैसे लोग अपना बेचारे उबली सब्जियाँ खाते हैं। वैसे उबली सब्जियों से मुझे याद आया कि तेहरान के पुराने बाजार में मैं गई थी। देखिए, जब तक आप बाजार नहीं घूमते ना तो आप किसी देश की आत्मा को नहीं जान पाते हैं। तो बाजार में ज़रूर घूमती हूँ, बाजार और संग्रहालय, म्यूजियम, 2 चीज़ें मैं ज़रूर घूमती हूँ। तो जब मैं तेहरान के बाजार गई, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी जगह जगह चुकंदर उबले हुए मिल रहे थे। आपने कभी सोचा है कि यात्राएं हमें क्यों करनी चाहिए? तो मेरी ईरान यात्रा ने मुझे एक बार फिर से ये याद दिलाया कि यात्राएं करना जीवन में हर व्यक्ति के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। वो जो कहते हैं ना कि आप घर में रहते हैं तो किताब का एक पन्ना ही पढ़ते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो उस किताब के कई पन्ने पलटते हैं। तो ईरान का सफ़र मेरे लिए ऐसा ही साबित हुआ। जब मैं वहाँ पहुँची और तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर आई तो मैं एक बार को भौचक रह गई देखकर। मुझे लगा कि अगर मेरी आंख बंद करके यहाँ कोई मुझे उतार दे और ये ना बताए कि मैं कहाँ हूँ और मुझसे सवाल किया जाए कि मैं कहाँ हूँ, किस देश में हूँ, तो मैं अंदाज़ा लगाऊंगी कि मैं यूरोप में हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ईरान उतना ही उन्नत है जितना यूरोप का कोई भी डेवलप्ड देश है। एशिया में ज़रूर है। तो मैं ये सोच कर गई थी कि अपन के भारत जैसा होगा, वैसे भी इतनी प्राचीन जिसकी सभ्यता है तो अपना ही जैसा प्राचीन होगा। लेकिन मेरा मुगालता वहाँ जाकर बिल्कुल चकनाचूर हो गया। ईरान बहुत ही उन्नत देश है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और सड़कें बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सफाई। उनकी पेवमेंट्स, उनके कॉबल्ड पाथवेज बिल्कुल ऐसे हैं जैसे यूरोप के होते हैं। और जिस देश में देखिए साफ सफाई इतनी बढ़िया हो तो यकीनन वो देश छोटी मोटी ज़रूरतों से, छोटी मोटी दिक्कतों से ऊपर उठ चुका देश है, ऐसा मेरा मानना है। तो ईरान को मैं इस लिहाज से बहुत आगे का देश मानती हूँ। मेरे मुगालते दूर हुए और इस यात्रा ने मुझे बताया कि हम अक्सर यात्राएं क्यों करें। अपनी जो परसेप्शन है उन्हें समय समय पर हम धुलते रहें, बदलते रहें। ईरान में बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तेहरान में आप 2-3 दिन लगाइए। तेहरान में एक बहुत बड़ी स्ट्रीट है, कहते हैं लगभग 17 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है। उसके दोनों तरफ खान पान की बहुत ढेर सारी दुकानें हैं, क्योंकि खान पान की तो बहुत अच्छी परंपरा है। बाकायदा फूड ट्रक्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं। तेहरान के अलावा मैंने ईरान में 2 और शहर देखे और वो 2 शहर उस देश की सबसे बढ़िया तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। एक है शिराज, जो रिलीजियस सिटी आप कह सकते हैं। वहाँ उनके पिंक मॉस्क है, बहुत सुंदर मॉस्क है। मैं नहीं बताऊंगी आपको कि पिंक मॉस्क क्यों है, आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब बताऊंगी। शिराज में जो हाफिज की दरगाह है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, हाफिज कौन थे, बहुत बड़े कवि हैं वहाँ के। और ऐसे ही वहाँ एक अन्य शहर में शहरयार की भी बहुत बड़ी दरगाह है। लेकिन मैं हाफिज़ पर अभी आपको टिकाए रखती हूँ। हाफिज़ की दरगाह में देखने के लिए गई और उनके बहुत बड़े कवि हैं और उनका दीवान है। और कहते हैं कि हर घर में हाफिज़ का दीवान रखा हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे हम यहाँ अपने घर में अपने धार्मिक ग्रंथ रखते हैं, वो लोग अपने कुरान शरीफ के अलावा हाफिज़ का दीवान को भी रखते हैं। तो ये तो उन्होंने दर्जा दिया है अपने एक सांस्कृतिक किरदार को। तो वो जो दीवान है वो कहते हैं कि आप उसका कोई भी पन्ना पलटिए, खोलिए और जो सबसे पहले जो वो कविता का हिस्सा, जो वो दोहा या जो शेर, जो भी हिस्सा आएगा आपके सामने, वो आपका भविष्य कहता है। तो हाफिज़ की दरगाह के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, बच्चे भी खड़े होते हैं और उनके हाथ में वो छोटे छोटे कुछ कार्ड्स होते हैं जिस पर छोटी छोटी वो कविताओं के हिस्से, दोहे या कुछ अंश दीवान के लिखे हुए होते हैं। एक उनके हाथ में बर्ड होता है, तोता तो नहीं होता, कोई और बर्ड होता है। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि क्या है वो। आप जाइए, आंख बंद कीजिए और एक कार्ड को उठा लीजिए। वो तोता जैसा जो बर्ड है वो मदद करता है और फिर उसको आप पढ़िए, उसको इंटरप्रेट वो करते हैं, क्योंकि वो फारसी में लिखा हुआ है, फारसी जुबान है।
तो हमें समझ तो नहीं आती, लेकिन बड़ी मीठी जुबान है, तो वो इंटरप्रेट करते हैं, वो आपका भविष्य होता है। तो वाले हाफिज का जो अनुभव है ना, वो करके मैं शिराज से लौटी थी। शिराज आप और किसके लिए जाएंगे? शिराज शहर के अंदर तो आपने ये सब चीज़ें देख ली, लेकिन इससे 60 किलोमीटर बाहर परसेपोलिस है। परसेपोलिस बोले तो जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदाड़ो की संस्कृति के जो पुराने अवशेष हैं, खंडहर है, और उनकी जो पूरी की पूरी एक कायनात अपनी बसी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही परसेपोलिस में भी अपना एक पुराना साम्राज्य है, बहुत पुराना, करीब ईसा से मेरे ख्याल से 250 बरस पहले एक साम्राज्य हुआ था। दारियुश प्रथम ने उसको वहाँ पर किस तरह से बसाया, बनाया, और फिर जो मैसिडोनिया से अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वहाँ पहुँचा और उसने कैसे लूट और तबाही मचाई। कहते हैं कि 20,000 घोड़ों पर लाद कर वो इस परसेपोलिस से सामान, बेशकीमती सामान लाद कर ले गया था और बर्बाद कर गया था। तो परसेपोलिस के आज भी खंडहर मौजूद हैं जो बहुत बहुत भव्य हैं। आज भी उन खंडहरों को देखकर आप उस साम्राज्य की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब आप शिराज जाएं तो एक दिन का ट्रिप बनता है, बहुत ज्यादा नहीं है। 60 किलोमीटर का मतलब लगभग फर्राटा सड़कें हैं ईरान की, तो घंटे भर में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। लगभग आप 4-6 घंटा वहाँ बिताइए। अच्छी सुविधाएं हैं, एक बुक शॉप है और रिफ्रेशमेंट के लिए एक रेस्टोरेंट है, तो आपका पूरे दिन का एक पिकनिक प्रोग्राम बनता है। शाम तक लौट कर आइए। तो ये शिराज का दौरा है। ईरान का दूसरा जो शहर था वो शिराज था। तीसरा शहर क्या था? वो था इस्फहान। कल्चरल टाउन है और बहुत ही पुराने समय से इस्फहान फेमस रहा है। और ईरान का जो इस्फहान है उसका दर्जा इस लिहाज से है कि उसमें एक बहुत बड़ा एक नक्शे जहां स्क्वायर है। कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा स्क्वायर अगर कोई है तो वो है बीजिंग का थियाननमेन स्क्वायर। ईरान के कैफे के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, अगली बार बताएंगे। साथ बने रहिए।